दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है राजप्रीत और स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा है कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पर VMOU कोटा की जो BLIS की बुक है उसको हम यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सर्वप्रथम शुरू की है BLIS 05 जिसका नाम है पुस्तकालय एवं समाज, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया और दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमने कल वाली क्लास में फर्स्ट लॉ पढ़ा था। और आज हम इस क्लास में जो सेकंड लॉ है वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हमने जो कल पढ़ा था उसका हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेसन का नाम था पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन की एक पुस्तक का नाम है, जिसका सूत्रपात 1924 में और प्रतिपादन 1928 में हुआ। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1931 में किया गया और इसकी प्रस्तावना PS शिवास्वामी अय्यर द्वारा, इसकी भूमिका WC विशेष द्वारा और इसका प्रकाशन माला द्वारा किया जाता है। माला जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसमें डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 5 सूत्र दिए गए हैं, जिसमें हमने सर्वप्रथम कल पढ़ा था। और इनका पहला सूत्र कल वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था, जिसका नाम था ग्रंथ उपयोगकर्ता है, बुक्स आर फॉर यूज, जिसे रंगनाथन ने अपने गुरु एडवर्ड बी रोज को समर्पित किया था। प्रथम सूत्र के अंदर हमने पुस्तकालय की स्थिति के बारे में पढ़ा था कि पुस्तकालय ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पाठक आसानी से आ जा सकते हैं और पुस्तकालय पाठकों की पहुँच से दूर नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय तो शहर के बीच में होना चाहिए तथा शैक्षणिक पुस्तकालय संस्था के केंद्र में होना चाहिए। फिर आगे हमने पढ़ा था कि ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए, प्रवेश मुक्त प्रणाली होनी चाहिए कि पाठक को पुस्तक पहुंचने के लिए कोई रुकावट ना हो, पुस्तकें खुली रहे, जिससे पाठक अपनी पसंद की पुस्तक छांट ले। फिर हमने पढ़ा था कि पुस्तकालय का खुलने का समय पुस्तकालय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक और परीक्षा के दिनों में रात के 11 बजे तक भी खुलने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था पुस्तकों का चयन में पाठकों के स्तर में पाठकों के सुझाव से करना चाहिए। फिर पुस्तकालय आविष्कार तथा भवन की पुस्तकालय भवन, जिसमें हमने पढ़ा था कि अलमारियों की ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कम लंबाई वाले पाठक भी पुस्तक का उपयोग आसानी से कर सकें। खुले रैक का उपयोग होना चाहिए और कुर्सियाँ और मेज भी अच्छे होने चाहिए। फिर पुस्तकालय कर्मचारियों के अंदर पुस्तकालय कर्मचारी प्रशिक्षित होने चाहिए, जिससे पुस्तकों का उपयोग अधिक होगा। ये सब पॉइंट हमने प्रथम सूत्र के अंदर कल कंप्लीट कर लिए थे। देखिए पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण, पुस्तकालय कार्यकाल, पुस्तकालय आविष्कार और सजा, पुस्तकालय के नियम विनियम, पुस्तकालय कर्मचारीगण, ग्रंथ का चयन, निदानी व्यवस्था, संग्रह सेवा और अनुरक्षण कार्य, ये सब हमने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले वो क्लास देखें। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो द्वितीय सूत्र है, जिसका नाम है बुक्स आर फॉर ऑल। ग्रंथ सर्वार्थ हैं अर्थात प्रत्येक पाठक को उसका बेस्ट ग्रंथ प्राप्त हो। एवरी रीडर इज या हर बुक। इसके दो नाम हैं, द्वितीय सूत्र के दो नाम हैं। एक तो ग्रंथ सर्वार्थ है, ग्रंथ सभी के लिए है। प्रथम सूत्र था उसका नाम था कि पुस्तकें उपयोग के लिए है, लेकिन द्वितीय सूत्र जिसका नाम है पुस्तकालय सभी के लिए और इसका दूसरा नाम है प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। जिस प्रकार पूर्व में ग्रंथों को सुरक्षार्थ समझा जाता था, सुरक्षा के लिए समझा जाता था, उसी प्रकार उनको कुछ चुनिंदा लोगों को समझा जाता था। प्रजातंत्र युग के आगमन के साथ ग्रंथों और पुस्तकालयों के उपयोग में भी प्रजातांत्रिक भावना का उदय हुए। द्वितीय सूत्र के लिए सभी को
अर्थव्यवस्था में सभी है, अर्थात केवल वही नहीं जो पढ़ना चाहते हैं, केवल वही नहीं जो पढ़ सकते हैं, केवल वही नहीं जो पुस्तकालय में आ सकते हैं, अभी तो सभी में, वास्तव में सभी सम्मिलित हैं। केवल विद्यानुरागी ही नहीं, अभी तो नर नारी, धनी निर्धन, दृष्टिहीन, स्वस्थ, अस्पताल में भर्ती रोगी, नवशिक्षक, बाल, वृद्ध, पंडित, अल्पमति, कैदी, कारीगर, मजदूर, डाकू, नाविक, अधिकारी, अपंग आदि सबके लिए ग्रंथ हैं। अर्थात जो द्वितीय सूत्र है जिसका नाम है ग्रंथ सभी के लिए हैं, इसमें यही बताया गया है कि ग्रंथ सभी के लिए, ना कि सिर्फ उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी हैं, चाहे वो निर्धन हो, नर नारी हो, दृष्टिहीन हो, कोई अस्पताल में भर्ती रोगी हो, नवशिक्षक हो, बाल हो, वृद्ध हो, पंडित हो, कैदी हो, चाहे मजदूर हो, नाविक हो, डाकू हो, अधिकारी हो, इन सब के लिए ही ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं। यह अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सबको समान रूप से पुस्तकें कैसे उपलब्ध करवाई जाए। यह कार्य सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी और पाठकों के सम्मिलित प्रयासों तथा सहयोग से ही संभव है। सभी लोगों को पुस्तकें कैसे उपलब्ध कराई जाए, यह कार्य सरकार के द्वारा, पुस्तकालय प्राधिकरण के द्वारा, पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा और पाठकों के सम्मिलित प्रयासों के और सहयोग से संभव हो सकता है। द्वितीय सूत्र इन चारों के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित करता है। किस किस के? सरकार के, पुस्तकालय प्राधिकरण के, पुस्तकालय कर्मचारियों के और पाठकों के। यह द्वितीय सूत्र के निहितार्थ इम्प्लीकेशंस है। अब इनके कर्तव्यों पर विस्तार से अलग अलग विचार करेंगे। इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? एक तो सरकार के कर्तव्य, पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य, पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य और पाठकों के कर्तव्य। सर्वप्रथम है सरकार के कर्तव्य। द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करने के लिए सरकार को पुस्तकालयों के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित करना चाहिए और पुस्तकालय समन्वय कर कोऑर्डिनेशन अथवा पुस्तकालय में तालमेल स्थापित करना चाहिए कि सभी को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। एक तो वित्त की व्यवस्था करना चाहिए और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू करना चाहिए और पुस्तकालय समन्वय कर अथवा पुस्तकालयों में तालमेल स्थापित करना चाहिए। वित्त की व्यवस्था आज यह बड़ी भांति स्वीकार कर लिया गया है कि जन पुस्तकालय सेवा निःशुल्क होनी चाहिए, अर्थात जो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वह निःशुल्क होनी चाहिए। पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था करना किसका दायित्व है? सरकार का। वित्त की व्यवस्था निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। पुस्तकालय पूर्ण रूप से लोक निधि पब्लिक फंड से संस्थापित, संचालित और संपालित हो। पुस्तकालय पूर्ण रूप से किससे? पब्लिक फंड से संचालित हो। पुस्तकालय अधिभार लाइब्रेरी सेस लगाकर वर्तमान के अंदर 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, जिसमें से कुछ ही राज्यों में सिर्फ लाइब्रेरी सेस लगा हुआ है। उपरोक्त दोनों के सम्मिलित प्रयास से वित्त की व्यवस्था हो सकती है। एक तो पब्लिक फंड से और दूसरा लाइब्रेरी सेस से। दूसरे तरीके के अंतर्गत सरकार अधिनियम पारित करके स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर पालिका, दूसरे तरीके के अंतर्गत सरकार अधिनियम पारित करके स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर पालिका, जिला परिषद आदि को संपत्ति कर पर पुस्तकालय उपकर लगाने का अधिकार देता है। और तीसरे तरीके में इस उपकर से जो राशि वसूल होती है सामान्यतः उसी की समकक्ष राशि राज्य सरकार के पुस्तकालय को अनुदान के रूप में देती है। उपरोक्त तीनों तरीकों के अपने अपने गुण और दोष हैं। रंगनाथन तीसरे तरीके को अधिक प्रभावकारी मानते हैं। रंगनाथन तीसरे तरीके को अधिक प्रभावकारी मानते हैं क्योंकि इस तीसरे तरीके में उपकर जो राशि वसूल होती है वह उस सामान्यतः उसी के समकक्ष राशि राज्य सरकार पुस्तकालय अनुदान के रूप में देती है। प्रणाली कोई भी हो, जन पुस्तकालयों को प्राप्त धनराशि की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्राप्त धनराशि का अभाव न तो वांछित
पाठ्य सामग्री खरीदी जा सकती है और न ही भवन निर्माण हो सकता है। यदि धनराशि प्राप्त नहीं है तो उसे न ही तो पाठ्य सामग्री खरीदी जा सकती है और न ही किसी लाइब्रेरी भवन का निर्माण हो सकता है, न उसका साज सज्जा की व्यवस्था हो सकती है और नए निपुण कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकती है। प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त धन जुटाने की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि सरकार को ग्रंथ उपलब्ध कराने के लिए धन जुटाने की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वे लाइब्रेरी सेस से करे, चाहे वे पब्लिक फंड से करे या उपरोक्त दोनों से। अब नेक्स्ट है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। सरकार का कर्तव्य है कि जन पुस्तकालय के संतुलित और स्वस्थ विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम पारित करें। विकसित देशों के पुस्तकालय इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालय का विकास व्यवस्थित रूप से हुआ है। जो विकसित देश हैं उसमें पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालय का विकास व्यवस्थित रूप से हुआ है। पुस्तकालय सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अधिक से अधिक पाठकों को पुस्तकालय सेवा प्राप्त होने लगी है। इसमें ये बताया गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू होने से एक तो पुस्तकालय सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और पुस्तकालयों का विकास व्यवस्थित रूप से होगा और पाठकों को पुस्तकालय सेवा प्राप्त होने लगेगी, जैसा कि विकसित राज्यों में हो रहा है। निम्नलिखित तत्व पुस्तकालय अधिनियम पारित करने पर बल देते हैं। पुस्तकालयों की स्थापना करना, संचालन तथा अनुरक्षण किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा सरकार की दया पर निर्भर नहीं रहता है। पुस्तकालय की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा सरकार की दया पर निर्भर नहीं रहता है। पुस्तकालयों के प्राप्त धन की व्यवस्था हो जाती है। यदि पुस्तकालय अधिनियम पारित होंगे तो क्या होगा कि पुस्तकालय की स्थापना के लिए, उनके संचालन के लिए और उनके अनुरक्षण के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा सरकार की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पुस्तकालयों के लिए प्राप्त धन की व्यवस्था होने लगेगी। प्रत्येक स्तर पर अधिकार तथा कर्तव्य निश्चित कर दिए जाते हैं और कोई असुविधा नहीं रहती है। समस्त राज्य में संतुलित पुस्तकालय सेवा स्थापित करके पुस्तकालय तंत्र, लाइब्रेरी सिस्टम का गठन संभव हो जाता है, जिसमें समस्त जन पुस्तकालय अलग अलग न रहकर परस्पर संबंध हो जाते हैं। पुस्तकालय अधिनियम से क्या होगा कि समस्त राज्य में संतुलित पुस्तकालय सेवा स्थापित हो जाएगी, पुस्तकालय तंत्र का गठन हो जाएगा, जिससे जो अलग अलग जन पुस्तकालय न रहकर परस्पर संबंधित हो जाएंगे। पुस्तकालय समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है पुस्तकालय समन्वयकरण, लाइब्रेरी कोऑर्डिनेशन। वित्तीय सूत्र की पूर्ण संतुष्टि के लिए राज्य का कर्तव्य है कि पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की जाए, अर्थात संबद्ध पुस्तकालयों का एक जाल पूरे देश में बिछाया जाए, नहीं कि पुस्तकालय अलग अलग रहें। प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ मिल सके, इससे तात्पर्य ग्रंथ देश विदेश में कहीं भी उपलब्ध हो, संबंधित पाठक को प्राप्त होना चाहिए। द्वितीय सूत्र जिसका नाम है प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ मिल सके, इसका मतलब ये है कि चाहे देश हो विदेश हो, कहीं पर भी हो, पाठक कहीं पर भी उपलब्ध हो, उसे उसका जो ग्रंथ है वह मिलना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक पुस्तकालय को अन्य पुस्तकालयों से अंतर्गत ग्रंथालय आदान, लाइब्रेरी, इंटर लाइब्रेरी लोन पर ग्रंथ प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। पुस्तकालय समन्वयकरण के द्वारा अधिकाधिक पाठकों को ग्रंथ उपलब्ध करवाए जा सकते हैं और देश में उपलब्ध साहित्य का अधिकतम उपयोग हो सकता है। पुस्तकालय समन्वय के द्वारा क्या कुछ हो सकता है कि ज़्यादातर पाठकों को ग्रंथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं और देश में उपलब्ध साहित्य का अधिक उपयोग पाठकों द्वारा किया जा सकता है। पुस्तकालय समन्वयकरण का दायित्व सरकार का है। पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य। द्वितीय सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण के निम्न 3 कर्तव्य निश्चित करता है। पुस्तकालय प्राधिकरण के 3 कर्तव्य कौन कौन से? ग्रंथ का चयन करना, कर्मचारियों का चयन करना, बाद प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम जो कि फर्स्ट सूत्र से संबंधित भी है और सेकंड सूत्र से संबंधित भी है।
पुस्तकालय प्राधिकरण के 3 कर्तव्य हैं: ग्रंथों का चयन, पुस्तक कर्मचारियों का चयन और अबाध प्रवेश प्रणाली। अब 3 कर्तव्यों के अंदर पहला था ग्रंथों का चयन। ग्रंथ चयन पाठकों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। ग्रंथ चयन का महत्व सीमित आर्थिक साधनों के कारण और अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से उपयुक्त ग्रंथों के चयन के लिए उपयोगकर्ता सुरक्षा यूजर सर्वे करना उचित है। ग्रंथ चयन पाठकों की आवश्यकता के अनुसार और रुचियों के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि सीमित आर्थिक साधनों के कारण जो पाठकों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुकूल ही ग्रंथ पुस्तकालय में मंगवाए जा सकते हैं। और इसके लिए उपयुक्त ग्रंथों के चयन के लिए यूजर सर्वे करना उचित है। ग्रंथ चयनकर्ता को विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए ग्रंथ चयन करना चाहिए। जो भी ग्रंथ चयन करते हैं उनको विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रंथों का चयन करना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक दृष्टि से निर्बल पक्ष का ध्यान सदैव रखना चाहिए। इसी प्रकार रोगी, मानसिक रूप से रोगी, दृष्टिहीन, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नवसाक्षर, अल्पसंख्यक आदि सभी के उपयोगार्थ ग्रंथों का चयन करना चाहिए। चाहे रोगी हो, मानसिक रोगी हो, दृष्टिहीन हो, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नवसाक्षर, अल्पसंख्यक सभी के लिए उपयोगार्थ ग्रंथों का चयन करना चाहिए। कर्मचारियों का चयन किसी पुस्तकालय का सफल और सक्षम संचालन उसके प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर करता है। किसी भी पुस्तकालय का जो सक्षम और सफल संचालन है वे उसके जो लाइब्रेरियन हैं, जो कि प्रशिक्षित कर्मचारी है, उन पर ही निर्भर करता है। पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है कि पर्याप्त संख्या में सुयोग्य, परिश्रमी, सेवाभावी एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन करें। पुस्तकालय प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वे प्रशिक्षित कर्मचारियों का ही चयन करें। अबाध प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। अबाध प्रवेश प्रणाली में पुस्तक और पाठ्य के मध्य कोई व्यवधान नहीं होता है। ओपन एक्सेस सिस्टम, जिसमें कि पाठक अपनी मर्जी से जो पुस्तक उसे चाहिए उसे प्राप्त कर सकता है, जिसमें पुस्तक और पाठ्य के मध्य कोई व्यवधान नहीं होता है। और पुस्तकालय सीमा के भीतर वे पुस्तकालय उपयोग उसी प्रकार से कर सकता है जैसे अपने निजी ग्रंथ संग्रह का कर सकता है। इस प्रणाली में उसको उसका वांछित ग्रंथ प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। परंतु अबाध प्रवेश प्रणाली में ग्रंथों की चोरी हो जाने, कट फट जाने, उनका विस्थापन नष्ट भ्रष्ट हो जाने की संभावना रहती है। अबाध प्रवेश प्रणाली में पाठक आसानी से पुस्तक तक पहुंच जाता है, लेकिन उनमें ग्रंथों की चोरी हो जाने, कट फट जाने और उनका विस्थापन नष्ट भ्रष्ट हो जाने की संभावना रहती है। द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिए पुस्तकालय प्राधिकरण को यह हानि सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये थे सरकार के कर्तव्य। हमने द्वितीय सूत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सरकार के कर्तव्य जो 3 थे: वित्त की व्यवस्था। वित्त की व्यवस्था कैसे? एक तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से, पुस्तकालय समन्वयकरण से, और फिर दूसरा कर्तव्य था पुस्तकालय प्राधिकरण, जिसमें ग्रंथ चयन, कर्मचारियों का चयन, अबाध प्रवेश प्रणाली। फिर पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्तव्य। द्वितीय सूत्र है पुस्तकालय कर्मचारियों की महती भूमिका है। पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पाठकों की अध्ययन आवश्यकताओं और उपलब्ध पुस्तकों की प्राप्त जानकारी होनी चाहिए। द्वितीय सूत्र में पुस्तकालय कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पाठकों की अध्ययन आवश्यकताओं और उपलब्ध पुस्तकों की, जो भी पुस्तकें लाइब्रेरी में हैं, उनकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों को उनको पाठकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि कोई पाठक लाइब्रेरी में पुस्तक लेने आता है तो लाइब्रेरियन को सदैव तत्पर रहना चाहिए उन्हें पुस्तक देने के लिए। हम उनके प्रमुख कर्तव्यों को निम्नानुसार शीर्षकबद्ध
कर सकते हैं। कौन कौन से कर्तव्य? एक तो निदानी व्यवस्थापन। लाइब्रेरियन का कर्तव्य है कि वह निदानी व्यवस्थापन करे, सूचीकरण करें, संदर्भ सेवा दे और अनुरक्षण कार्य करें। निदानी व्यवस्थापन ग्रंथों का व्यवस्थापन सक्षम वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत क्रम में होना चाहिए। यही क्रम पाठकों के लिए सहायक सिद्ध होता है और उनको अपनी वांछित ग्रंथ प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। निदानी व्यवस्थापन के अंदर क्या होता है कि ग्रंथों का व्यवस्थापन है जो एक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार होना चाहिए, चाहे वह TDC के अनुसार हो, CC के अनुसार हो या अन्य भी किसी भी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार हो। लाइब्रेरी में पुस्तकों का व्यवस्थापन किसी वर्गीकरण के आधार पर और वर्गीकृत क्रम में ही होना चाहिए और यही क्रम जो पाठकों के लिए सहायक सिद्ध होता है और उनको अपना वांछित ग्रंथ प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। सूचीकरण पुस्तकालय सूची पुस्तकालय का दर्पण है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पुस्तकालय सूची पुस्तकालय का दर्पण क्या है? पुस्तकालय सूची पुस्तकालय की सूची ही पुस्तकालय का दर्पण है। पुस्तकालय सूची पुस्तकालय का दर्पण है, आईना है। यह ज्ञान की कुंजी अथवा नेत्रों के समान है। वह ज्ञान की कुंजी अथवा नेत्रों के समान है। ज्ञान की कुंजी अथवा नेत्रों के समान है। दोस्तों, जब हम सूचीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सूची को नेत्रों की संज्ञा किसने दी, पुस्तकालय का दर्पण किसने कहा। सूचीकरण पुस्तकालय सूची पुस्तकालय का दर्पण है, ये ज्ञान की कुंजी है, नेत्रों के समान है। पुस्तकालय कर्मचारी का कर्तव्य है कि सक्षम सूची की संरचना करें। सूची में किसी ग्रंथ को कोई शीर्षकों के अंतर्गत प्रदर्शित करें। सूची में किसी ग्रंथ को कई शीर्षकों के अंदर उसके कई कार्ड बनाने चाहिए, अंतर्गत प्रदर्शित करें। उसको सदैव अद्यतन रखें। ग्रंथों में निहित अंतर्वस्तु पाठ को दृष्टि में भी लाना भी आवश्यक है। जो ग्रंथों के अंदर सूचना होती है उसको भी पाठ को दृष्टि में लाना आवश्यक है, अन्यथा पाठकों को उनका अभीष्ट पाठ्य सामग्री प्राप्त नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है संदर्भ सेवा। सक्षम और प्रभावशाली संदर्भ सेवा प्रदान करना पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व है। संदर्भ सेवा के द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त पाठ्य का उपयुक्त ग्रंथ से उपयुक्त समय पर संपर्क स्थापित करवाया जाता है। संदर्भ सेवा के द्वारा ही क्या है? व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त पाठक का उपयुक्त पुस्तक से और उपयुक्त समय पर संपर्क स्थापित करवाया जाता है। इसके लिए संदर्भ ग्रंथालय को पाठक समुदाय और ग्रंथों को अपेक्षित जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए क्या है कि ग्रंथ लाइब्रेरियन को पाठक समुदाय और ग्रंथों की अपेक्षित जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारी का कर्तव्य पाठक की मांग पर ही केवल ग्रंथ प्रदान करना नहीं है। पुस्तकालय कर्मचारी का कर्तव्य सिर्फ पाठक के मांगने पर ही उसे ग्रंथ प्रदान करना नहीं है, अभी उसका वांछित ग्रंथ खोजने में हर संभव सहायता करना भी है। अनुरक्षण कार्य द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि ग्रंथों का अनुरक्षण कार्य संतोषजनक ढंग से किया जाए। अबाध प्रवेश प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम वाले पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं द्वारा ग्रंथों का व्यवस्थापन बिगाड़ता रहता है। ओपन एक्सेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कोई भी पाठक लाइब्रेरी में आता है, किताब उठाता है और बाद में वह इधर उधर रख देता है, जिससे पुस्तकों का व्यवस्थापन बिगड़ जाता है। अंत पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व है कि उसको सतत रूप से ठीक करते रहें और पुस्तकालय कर्मचारियों का यह दायित्व है कि पाठकों द्वारा इधर उधर रखी पुस्तकों को उनकी सही जगह पर रखें। जिन पुस्तकों की जल्दबंदी की आवश्यकता है उनकी तत्काल जल्दबंदी करवाएं। यदि उपरोक्त बिंदु पर समुचित ध्यान दिया जाए तो प्रत्येक पाठक को उपयुक्त ग्रंथ प्राप्त करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। फिर है पाठकों के कर्तव्य। द्वितीय सूत्र की पूर्ण संतुष्टि के लिए पाठकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। उनको समझना चाहिए कि नियमों विनियमों का निर्माण उनके हित में किया जाता है। अर्थात पाठकों को यह समझना चाहिए कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी नियम बनाए जाते हैं पाठकों के हित के लिए ही बनाए जाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है। पुस्तकालय क्या एक सार्वजनिक संस्था है, अर्थात
समाज का हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है और पाठक को पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का उपयोग करने का समान अधिकार है। और पाठक को पुस्तकालय के अंदर जो भी पाठ्य सामग्री है उनको समान रूप से अधिकार है कि वे उनका उपयोग कर सकते हैं। ग्रंथों को निर्धारित समय पर वापस करना चाहिए। पाठकों का ये दायित्व है कि जो भी लाइब्रेरी से वह बुक उन्होंने इशू करवाई है वह सही समय पर उन्हें लाइब्रेरी को वापस भी करनी चाहिए। उनका विन्यासन नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। पुस्तक को कोई भी हानि नहीं उन्हें नहीं फाड़नी चाहिए, नहीं उन्हें नष्ट भ्रष्ट करना चाहिए। पाठक का यह कर्तव्य है कि वे पुस्तक को कोई भी हानि न पहुंचाए और उनको छुपाना नहीं चाहिए। पुस्तकालय पाठ्य सामग्री की सुरक्षा करना चाहिए और विशेष अधिकारों की मांग नहीं करनी चाहिए। यदि पाठकों द्वारा उपरोक्त सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करना कठिन हो जाएगा। तो यह था फाइलॉजी ऑफ लाइफ साइंस का द्वितीय सूत्र, जिसमें हमने पढ़ा सरकार का कर्तव्य, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी, जिसके अंदर पहला सरकार का कर्तव्य, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी और पाठकों के कर्तव्य। सरकार के कर्तव्य के अंदर वित्त की व्यवस्था, सार्वजनिक सरकार के कर्तव्य क्या है कि वित्त की व्यवस्था की जाए। फिर पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय समन्वय कोऑर्डिनेशन लागू किया जाए। फिर पुस्तकालय प्राधिकरण लाइब्रेरी अथॉरिटी के कर्तव्य क्या है कि ग्रंथों का चयन किया जाए, कर्मचारियों का चयन किया जाए और ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया जाए। फिर पुस्तकालय कर्मचारी क्या करता है कि निदानी व्यवस्थापन किया जाए, सूचीकरण, संदर्भ सेवा और पुस्तकों का अनुरक्षण किया जाए। फिर पाठकों के कर्तव्य है कि वे पुस्तकालय से जो पुस्तक इशू करवाते हैं उसे सही समय पर पुस्तकालय में वापस जमा करवाए, पुस्तक को नष्ट भ्रष्ट न करें। तो ये था अपना द्वितीय सूत्र। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय सूत्र। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।